हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों को जो कि 22 जनवरी 2021 को पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है √5 माइनस √11 इंटू √5 प्लस √11 का मान ज्ञात करें। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है √5 माइनस √11 √5 प्लस √11। तो √5 को मान लेते हैं a और √11 को मान लेते हैं b। तो ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और √11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11। तो 5 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -6, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा -6। अगला क्वेश्चन है यदि p बराबर 3 तो p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर p का मान कितना दिया हुआ है 3, तो p की जगह हम कितना रख देंगे 3, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 3 प्लस 12। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 21 प्लस 12। तो 12 और 9 को जोड़ देंगे तो 21 माइनस 21 यानी कि 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी संख्या के 1/6वां भाग उसके 1/9वां भाग से 100 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो हम संख्या को मान लेते हैं x। तो कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 1/6वां भाग यानी कि x/6 उसके 1/9वां भाग से 100 अधिक है, यानी कि 1/6वां भाग कितना है 1/9वां भाग से, यानी कि x/9 से 100 अधिक है तो प्लस 100। तो x प्लस 6 माइनस x/6 माइनस x/9 बराबर 100। तो अब हम यहाँ से 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 18। 6 3 18 यानी कि 3x माइनस 9 दूना 18 2x बराबर कितना हो जाएगा 100। तो 3x में से 2x घटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 18 गुने 100 यानी कि 1800। अगला क्वेश्चन है एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर अर्धगोला का व्यास कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr², यानी कि 3 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r² यानी कि 7/2 को 2 बार लिख देंगे 7/2 गुने 7/2। तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 11 दूना 22। अब गुना कर देंगे 11 3 33, 33 में 7 से गुना कर देंगे 7 3 21, 7 3 21 और 2 23 यानी कि 231। तो 231/2 या इसे हम लिख सकते हैं 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है तो उसके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या क्या है बराबर है और दोनों शंकु के तिर्यक ऊंचाई यानी कि l का अनुपात है 3:4। तो 3 हो गया L1 यानी कि पहला शंकु की तिर्यक ऊंचाई और L2 हो गया दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो दोनों शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। तो पहला शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा πr1l1 और दूसरा का कितना हो जाएगा πr2l2। तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, दोनों शंकु का त्रिज्या बराबर है। तो r1 और r2 को भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों शंकु का त्रिज्या क्या है बराबर है। तो यहाँ पर बच रहा है L1 और L2। तो L1 कितना है 3 और L2 कितना है 4, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात भी कितना रह जाएगा 3:4 ही। अगला क्वेश्चन है 3 तथा 5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर ऑप्शन है √17 √27 √3 √5। तो √3 का मान कितना होता है 1.732 यानी कि 3 से नीचे ही आएगा, लेकिन हमको लेना है 3 तथा 5 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पर है √5, तो इसका भी जो मान है 3 से छोटा ही होगा। √27 तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 25 से भी ज़्यादा है तो इसका मान जो है 5 से भी अधिक होगा, लेकिन हमें चाहिए 3 और 5 के बीच की परिमेय संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28p5qq तथा 70pq स्क्वायर का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 28 और 70 का HCF। तो 28 और 70 का HCF कितना होगा 14।
यहाँ पर है P5 और PQ, तो दोनों में जो छोटा होगा उसको लिख लेंगे, तो P5 और PQ। फिर है QQ और Q², तो दोनों में छोटा कौन है? Q², तो इसका HCF हो जाएगा 14PQ और Q²। अगला क्वेश्चन है 85 तथा 153 का HCF 85 x माइनस 153 दिया गया है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो संख्या है 85 तथा 153, दोनों का HCF कितना दिया गया है? 85 x माइनस 153, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम 85 और 153 का HCF निकालेंगे, तो 85 और 153 का HCF कितना हो जाएगा? 17। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है HCF 85x माइनस 153, तो इसको बराबर कर देंगे 17 से। तो 85x बराबर कितना हो जाएगा? 153 को 17 में जोड़ देंगे, तो 153 और 17 170, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 85 दूना 170 यानी कि 2, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर परिमेय है या अपरिमेय? तो हम लोग क्या करेंगे? √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, तो √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √7, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 √35, 7 बचे 35, तो 7 5 12 प्लस 2 √35, तो यहाँ पर √35 यानी कि 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 2/5, 2/9, 5/13, 7/12, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/5। चलिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो शांत और अशांत पहचानने वाला, तो सबसे पहले जितना भी परिमेय संख्या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर सभी संख्या जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको जो और छोटा तोड़ के नहीं किया जा सकता है। तब अब सभी के हर को देखेंगे। यहाँ पर हर कितना है? 12, तो हर का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 2 गुने 2 होगा। यहाँ पर हर का फैक्टर कितना है? 1 गुने 13, यहाँ पर कितना है? 3 गुने 3, और यहाँ पर क्या है? 1 गुने 5, यानी कि सिर्फ 5 है। तो जब हर का फैक्टर में सिर्फ 2 हो या 2 तथा 5 दोनों हो या सिर्फ 5 हो, तब क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। या इसके अलावा कोई भी आ जाए, 3 जो है 3 7 11 कुछ भी आ जाए, यानी कि 2 और 5 को छोड़कर के हर के गुणनखंड में कुछ भी आ जाए, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना और जया मिलकर किसी काम को 6 दिन में तथा जया अकेले उसी काम को 8 दिन में पूरा करती है। रीना अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, रीना और जया। तो रीना और जया दोनों मिलकर के काम को 6 दिन में पूरा करती है और जया अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा करती है। तो हम 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो हम मान लेते हैं कि 24 यूनिट काम करना है। तो 24 यूनिट काम करने में रीना और जया को लगता है 6 दिन। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रही है? 6 चौके 24 यानी कि 4 यूनिट। और जया अकेले एक दिन में कितना यूनिट काम कर रही है? 8 3 24 यानी कि 3 यूनिट। तो अब देखिए रीना और जया दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रही है एक दिन में, और जया अकेले 3 यूनिट। तो 1 यूनिट काम एक दिन में कौन कर रहा है? रीना। तो टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। और रीना एक दिन में कितना काम कर रही है? 1 यूनिट। तो 24 में 1 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 24। यानी कि रीना अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? 24 दिन में। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों काम बारी बारी से करे और काम का प्रारंभ ए करे, यानी कि पहला दिन ए काम करे और दूसरा दिन बी, फिर उसके अगला दिन जो है ए, फिर बी, इस तरीका से, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति है, ए और बी। ए काम को पूरा करता है 12 दिन में और बी 16 दिन में। तो हम 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है? 48 यूनिट। तो 48 यूनिट काम करने में ए को लगता है 12 दिन। तो एक दिन में ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 12 चौके 48 यानी कि 4 यूनिट। और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। प्रश्न में कहा गया है यदि दोनों काम बारी बारी से करे और काम का प्रारंभ कौन करे? ए। तो पहला दिन काम कौन करेगा? ए। ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा? 4 यूनिट। अब दूसरा दिन किसकी बारी है? बी की। तो दूसरा दिन बी जब आएगा काम करने तो कितना काम पूरा कर लेगा? 3 यूनिट। तो पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी, तो 2 दिन में कितना काम पूरा हो रहा है?
4 3 7, 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, लेकिन हमें काम कितना करना है? 48 यूनिट। तो अब 7 में हम ऐसा संख्या से गुना कर देंगे जो 48 के नजदीक चला जाए। तो 7 में 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 से इधर गुना करेंगे तो 6 से यहां भी गुना करना होगा, यानी कि 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 6 के 42 यूनिट। अभी भी जो है 6 यूनिट काम बचा हुआ है। तो अब जो है अगला दिन फिर किसका बारी होगा? ए का। तो 13वां दिन जो है कौन काम करेगा? ए। और ये कितना यूनिट काम कर लेगा? 4 यूनिट। तो 42 4 कितना हो गया? 46। लेकिन काम कितना करना है? 48 यूनिट। तो 2 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, तो 2 यूनिट काम कौन करेगा? बी। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। तो 2 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 2/3 दिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिन और 2/3 दिन, यानी कि 13.2/3 दिन। पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? 13.2/3 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63, 62, 61, 64, 66, 65, 67 का माध्य ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम सभी संख्याओं को क्या करेंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो चलिए इसको सजा लेते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67। अब यहाँ पर जो सबसे बीच में जो संख्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 संख्या इधर से छोड़ देते हैं और 3 संख्या इधर से छोड़ देते हैं, तो बीच में कौन आ रहा है? 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। यदि कभी बीच में 2 संख्या है तब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया 64। अगला क्वेश्चन है यदि किसी आंकड़े के प्रत्येक पद में 7 जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी किसी आंकड़े के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जाए तो जितना जोड़ा जाएगा, प्रत्येक पद में जितना जोड़ा जाएगा उसका समांतर माध्य उतना ही बढ़ेगा, जितना घटाया जाएगा उतना ही समांतर माध्य घटेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रत्येक पद में 7 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर समांतर माध्य क्या होगा? 7 बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 7 बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? यदि वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है, तो यहाँ पर शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है कितना? 6,40,000। और जनसंख्या जो है प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ रहा है, तो हम 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/20। यानी कि प्रारंभ का जनसंख्या 20 होगा, तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 21। तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा जनसंख्या? 6,40,000 गुने 21/20। 2 साल का रहा है तो 21/20 से 2 बार गुना कर देते हैं, 21/20। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से कट जाएगा कितना? 3200 बार में। फिर 2 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 1600 बार में। तो हम गुना कर देंगे 1600 गुने 21 और 21 में गुना करेंगे, कितना होगा? 21 का स्क्वायर होता है 441। तो हम 441 और 16 को गुना कर देते हैं। 6 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 1 4 4। तो 6 4 और 1 5, 6 4 10, 4 2 6 और 1 7, तो 7056 और 2 जीरो यहाँ पर बचा हुआ था, तो ये 2 जीरो डाल देते हैं, यानी किसका सही आंसर हो जाएगा? 7,05,600। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने आय का 6.25% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 75 रुपए है तो उसका आय कितना है? तो कोई व्यक्ति अपना आय का 6.25% खर्च करता है, जो किसके बराबर है? 75 रुपए के। तो हम लिख सकते हैं 6.25% बराबर 75 रुपए, यानी कि 75 रुपए कितना है? 6.25%। तो हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 75/6.25। अब हमें निकालना है उस व्यक्ति का आय, तो आय कितना हो जाएगा? 100%। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो दशमलव हटा करके यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर में भी 100 से गुना कर देते हैं। अब 25 से काट देंगे, कट जाएगा 25 3 75। अब 25 से कटेगा कितना बार में? 25 बार में। 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 2 जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 1200, यानी कि उस व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है तो 35 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो किसी वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है। 7% हानि होने का मतलब है जो किसी वस्तु को 93% पर बेचा जाता है, यानी कि जितना में खरीदा जाता है उसके 93% मूल्य में बेचा जाता है। तो 31 रुपए में बेचने पर कितना प्राप्त होता है, 93%। तो 1 रुपए में बेचने पर कितना प्राप्त होगा, 31×93 यानी कि 3%। और जब उस वस्तु को 35 रुपए में बेचा जाएगा तब कितना प्राप्त होगा, 35 × 3 यानी कि 105%। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और यहाँ पर बेचा जा रहा है 105% पर, यानी कि 5% का लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक अनिवार्य है। पास होने के लिए कितना अंक अनिवार्य है, 60%। एक परीक्षार्थी 60 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो 60 अंक प्राप्त करता है, फेल कितना अंक से करता है, 60 अंक से, यानी कि 60 और 60 120 अंक यदि वह लाता तो पास कर जाता, और उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना होता, 60%। तो 60% बराबर 120, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 60 × 120 यानी कि 2। पूछा जा रहा है परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100%। परीक्षा के पूर्णांक को क्या बोलेंगे, 100%। तो 1% का वैल्यू 2 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 200। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है 0.22, यहाँ पर 22 पर रेकरिंग है, और 0.23 यहाँ पर भी रेकरिंग है। तो 0.22 को हम लिखेंगे 22/99 प्लस 0.23 को लिखेंगे 23/99। तो 99 और 99 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 99। तो 22 + 23 यानी कि 45/99। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.45 पर रेकरिंग दे देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.45। 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती। तो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे ए तथा बी का तृतीय अनुपाती, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है b² a। तो यहाँ पर a कितना है, 12, और b कितना है, 30। तो b² a, तो 30 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 30 × 30 अब बटे a। तो a कितना है, 12। तो 6 दूना 12, 6 × 30, 2 से 30 को काट देंगे, 15 दूना 30 यानी कि 15 × 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75। अब अगला क्वेश्चन है, दो लड़का एक ही दिशा में क्रमशः 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। दो लड़का है, दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहा है। पहला लड़का का स्पीड कितना है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का है 4 किलोमीटर पर आवर। तो पहला लड़का 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 3.5 किलोमीटर, और दूसरा जो है 1 घंटा में तय करेगा 4 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का दूरी जो है 1 घंटा में 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच जो है डिस्टेंस 1 घंटा में कितना हो जाएगा, आधा किलोमीटर। तो पूछा जा रहा है 1.5 किलोमीटर जो है कितना समय में हो जाएगा। तो 1 घंटा में हो रहा है आधा किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होने के लिए कितना समय लगेगा, 3 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 घंटा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16, 18, 14, 12, पी तथा 20 का औसत 17 है, तो पी का मान ज्ञात करें। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो हम लिखेंगे 16 जोड़ 18 जोड़ 14 जोड़ 12 जोड़ पी जोड़ 20 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 को संख्या तो 6 से भाग दे देंगे। तो सभी संख्याओं का औसत कितना है, 17, यानी कि बराबर 17। तो 16, 18, 14, 12, 20। तो 16 और 18 कितना हो जाएगा, 34। 34 और 14 कितना होगा, 34 और 14 48, 48 और 12 60, 60 और 20 80। तो 80 प्लस पी बराबर 17 छक्का 102। तो पी बराबर 102 घटे 80 यानी कि 22। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 22। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 संख्याओं का औसत 22.5 है, तो 20 संख्याओं का औसत कितना है, 22.5। तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 × 22.5। तो 20 में 22.5 से गुना कर देंगे, 225 दूना 450। तो 450। गलती से एक संख्या को 25 के जगह -25 लिया गया है।
तो यहाँ पर लेना चाहिए था 25, लेकिन गलती से -25 लिया गया है। तो 25 लेना चाहिए था, लिया गया -25, यानी कि कितना कम लिया गया, 25 के जगह -25 लिया गया, यानी कि 50 कम लिया गया। तो सही माध्य प्राप्त करने के लिए 50 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है 25 के जगह -25 जो है कम लिया गया है। तो अब 50 बढ़ा देते हैं तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि अब 20 संख्याओं का योग कितना है 500। तो सही माध्य कितना हो जाएगा 500/20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 25 दूना 50, यानी कि 25। सही माध्य कितना होगा 25। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ पर √9 का मान कितना हो जाएगा 3। तो 3 क्या है परिमेय संख्या। √7 यानी कि 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या है अपरिमेय है। √3 क्या है अपरिमेय है। √5 क्या है अपरिमेय है। तो प्रश्न में कहा गया है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √9 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है परिमेय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √9। यदि किसी मानचित्र में 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर प्रदर्शित किया गया है, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना प्रदर्शित किया गया है 0.05 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है 8000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर है, यहाँ पर क्या है वर्ग किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना प्रदर्शित किया जा रहा है 0.05। तो 8000 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 0.05 गुने 8000। तो दशमलव हटा करके नीचे हम 2 जीरो डाल देते हैं, यानी कि 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 5 में 80 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या था सिर्फ किलोमीटर। तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।